जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एयरफोर्स ने तेज करी 114 रफाल को लेने वाली प्रक्रिया। आसिम मुनीर की न्यूक्लियर धमकी का भारत ने दिया जवाब। ऑपरेशन सिंदूर के शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन के डिप्लोमेट्स की पानी, न्यूज़पेपर और गैस की सप्लाई को किया बाधित। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 2 J-10C हुए थे क्रैश और चाइना की वॉरशिप ने अपनी दूसरी ही वॉरशिप को मारी टक्कर। भारतीय वायुसेना ने MRFA प्रोग्राम के तहत और भी अधिक रफाल फाइटर्स को खरीदने वाले प्रस्ताव को स्ट्रांगली पिच करना शुरू किया है, जिसके तहत 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स लिए जाने हैं और इस खरीद को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के माध्यम से करने के लिए पिच किया गया है और जिसमें से अधिकतर जेट्स फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ भारत में ही लोकली मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में टॉप डिफेंस सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि जो भारतीय वायुसेना है वो इसके लिए इनिशियल AON यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, जिसे 2 महीनों के अंदर DAC द्वारा अप्रूव किया जा सकता है। और DAC के पास ये MRFA वाली योजना आने के बाद फिर भारत सरकार इस पर अंतिम निर्णय लेगी। लेकिन इस रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से इस बात को मेंशन किया गया कि भारतीय वायुसेना ने घटती हुई फाइटर स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ को देखते हुए एडिशनल रफाल फाइटर्स की तत्काल जरूरत के लिए जोड़ दिए। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा के पार लंबी दूरी पर प्रिसाइज स्ट्राइक्स करने के लिए रफाल को काफ़ी व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया था, तो इस ऑपरेशन के लगभग 3 महीने के बाद अब भारतीय वायुसेना ने इन एडिशनल रफाल्स की खरीद के लिए और जोर देना शुरू किया है। और एडिशनल रफाल्स को लेने का एक फ़ायदा ये भी है कि इस डील को बहुत तेज़ी से अंतिम रूप दिया जा सकेगा और एक ज़्यादा बेहतरीन इकोनॉमिक और लॉजिस्टिकल सेंस भी बनाती है। और इससे पहले जो 36 रफाल फाइटर्स लिए गए थे जो कि अंबाला और हासिमारा पर तैनात हैं, तो इन दोनों ही एयर बेसिस पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स और स्टोरेज कैपेसिटी भी ऑलरेडी बनी हुई है, जहाँ पे एक रफाल की स्क्वाड्रन और आ सकती है। और हाँ, बाकी अगर आपको रफाल के बारे में डिटेल में जानना है तो उस पर एक बहुत ही खास वीडियो हमने द ग्रिड के यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करी थी, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। और बाकी पाकिस्तान और चाइना रफाल को लेकर चाहे कितना भी प्रोपेगेंडा करें, कितने भी फेक क्लेम करें, लेकिन फैक्ट यही है कि रफाल ने चीन और पाकिस्तान दोनों को ही सरप्राइज किया है, चाहे लंबी दूरी पर प्रिसाइज स्ट्राइक्स करने की बात हो या फिर दुश्मन की मिसाइल्स को चकमा देने की। पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से जो अमेरिका की ज़मीन से भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को ही न्यूक्लियर थ्रेट दिया गया था, और आसिम मुनीर ने अपनी इस भारत विरोधी बयानबाजी में इस बात को फिर से दोहराया था, जिसमें उसने एक बार फिर से कश्मीर को जगलर वेन बताते हुए ये कहा कि कश्मीर भारत का कोई इंटरनल मैटर नहीं है, ये एक इनकम्प्लीट इंटरनेशनल एजेंडा है और कश्मीर पाकिस्तान की जगलर वेन है। और आपको ध्यान होगा कि जब लास्ट टाइम आसिम मुनीर ने इस तरह का रिमार्क दिया था तो फिर उसके कुछ दिनों बाद ही पहलगाम वाला हमला हो गया था। और बाकी जो न्यूक्लियर वाली धमकी है, जो कि पिछले अपडेट में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, जिसमें आसिम मुनीर ने यह कहा कि अगर सिचुएशन उनके हाथ से निकल जाती है या उनके अस्तित्व पर कोई खतरा आता है तो वह एक न्यूक्लियर नेशन है और वे अपने साथ साथ आधी दुनिया को ले डूबेंगे। और इस सारी बयानबाजी हुई थी अमेरिका की ज़मीन से, और उससे पहले आसिम मुनीर ने US की टॉप मिलिट्री लीडरशिप के साथ मुलाकात भी करी थी। तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ की इन बयानों के बाद अब इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, जिसकी कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि परमाणु हथियार लहराना पाकिस्तान की आदत है, लेकिन हमें इस बात का खेद है कि इस तरह के जो कमेंट्स हैं वो हमारे एक फ्रेंडली थर्ड कंट्री की ज़मीन से किए गए हैं। और जबकि अपने बयान में इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन टिप्पणियों में निहित गैर जिम्मेदारी पर अपने कंक्लूजन को निकालने की भी चेतावनी दी गई है, जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल की अखंडता के बारे में लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को और बढ़ाती है, खास करके तब जब आतंकी संगठनों के साथ पाकिस्तानी मिलिट्री के बहुत ही क्लोज टाइज हैं। और भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी स्टेटमेंट में ये भी स्पष्ट किया है कि भारत किसी भी तरह के न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा और हमारे राष्ट्र सुरक्षा के लिए और हमारे राष्ट्र हितों के लिए जो जरूरी होगा तो उससे संबंधित सभी जरूरी कदम हम लगातार उठाते रहेंगे। बाकी आसिम मुनीर की जो US विजिट है तो ये किसी भी हद तक कोई नॉर्मल विजिट तो नहीं है और इसको लेकर कई अलग अलग तरह की संभावनाएं निश्चित रूप से बनती हैं। या तो ये हो सकता है कि आसिम मुनीर अपने मालिकों से ऑर्डर्स लेने गया है कि अब आने वाले दिनों में भारत को किस तरह से डिस्टेबलाइज करना है, और हो सकता है कि संभावित रूप से आसिम मुनीर फिर से भारत में कोई पहलगाम जैसी घटना करने का प्रयास करे, फिर जिसके बाद अगर भारत एक्शन ले तो फिर US उसको डिफेंड करते हुए पाकिस्तान का साइड ले, ये एक संभावना है। या फिर ये भी हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो F-16 का भारी नुकसान हुआ है तो उसको भी डिस्कस करना हो, और बाकी जो भीख मांगने वाली संभावना है वो तो खैर पाकिस्तान के साथ हमेशा बनी रहती है। और वैसे एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट ये भी देखने को मिली है और कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स और फुटेज सामने आई हैं जो कि ये भी क्लेम करती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कम से कम 2 J-10C फाइटर्स शॉट डाउन हुए हैं। और अगर आप सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो शायद आपको समझ में आ सकता है कि आखिर क्यों चीन और पाकिस्तान ने मिलकर एकदम से रफाल को लेकर प्रोपेगेंडा छेड़ा था।
बल्कि उनके प्रोपेगेंडा को साबित करने के लिए उनके पास कोई सबूत आज तक है ही नहीं। और आखिर क्यों J-10C की जबरदस्ती की मार्केटिंग करनी पड़ी थी। BSF ट्रूप्स ने इंटरनेशनल बॉर्डर को इलीगल तरीके से क्रॉस कर रहे एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को पकड़ा है और ये घटना जम्मू के कठुआ डिस्ट्रिक्ट की है। और पहले इस घुसपैठिए को BSF ट्रूप्स ने चेतावनी दी थी, लेकिन वो नहीं रुका और उसने एग्रेसिव तरीके से बॉर्डर फेंस की तरफ आगे बढ़ना जारी रखा। फिर जिसके परिणाम स्वरूप BSF ट्रूप्स ने खतरे को भांपते हुए उसके पांव पर गोली मारी और फिर उसके बाद उसे BSF की कस्टडी में लिया गया है और BSF ने अपना विरोध पाकिस्तानी काउंटर पार्ट के सामने दर्ज कराया है। इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि ऑपरेशन सिंदूर में शर्मनाक हार झेलने के बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जून के महीने से ही इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन में मौजूद इंडियन डिप्लोमेट्स के लिए न्यूज़पेपर्स की सप्लाई को रोक दिया है। लेकिन फिर भारत ने भी जैसे को तैसे वाली जवाबी कार्रवाई करते हुए दिल्ली में जो पाकिस्तानी मिशन में डिप्लोमेट्स हैं तो उनके लिए भी न्यूज़पेपर की सप्लाई को रोक दिया है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग से आंकड़े भी सामने आए हैं, जैसे कि जब से पाकिस्तान ने भारत के लिए अपने एयर स्पेस को क्लोज किया है तब से लेकर अभी तक पाकिस्तान को 127 करोड़ रुपीस से अधिक का नुकसान हो चुका है। वहीं इसके अलावा CNN न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के ही शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन स्टाफ के लिए केवल न्यूज़पेपर ही नहीं बल्कि कुछ जरूरी सप्लाईज पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, जिसमें फ्यूल, वाटर सप्लाईज, इन सभी को ब्लॉक करने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड ने हाई कमीशन परिसर में गैस पाइपलाइंस ऑलरेडी बिछा दी हैं, लेकिन उन पाइपलाइंस में गैस की सप्लाई को जानबूझकर रोका गया है। इसके अलावा जो लोकल गैस सिलेंडर वेंडर्स हैं जो कि पहले कुकिंग और हीटिंग के लिए फ्यूल सप्लाई करते थे, तो उन्हें भी पाकिस्तानी अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि वे भारतीय कर्मचारियों को गैस ना बेचें। और जिस वजह से जो इंडियन डिप्लोमेट्स अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे रह रहे हैं तो उन्हें मजबूरी में ओपन मार्केट में बहुत ही दुर्लभ और महंगे ऑप्शंस को तलाशना पड़ रहा है। और तो जो उनके पीने का पानी है उसे तक डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया है। और इस्लामाबाद में सभी वाटर वेंडर्स को भी हाई कमीशन को पानी ना सप्लाई करने के निर्देश दिए गए। और वहीं जो लोकल टैप वाटर है तो वो बिना फिल्ट्रेशन के पीना सेफ नहीं है। और पाकिस्तान के सारे एक्शंस डिप्लोमेटिक रिलेशंस में वियना कन्वेंशन का उल्लंघन भी है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की ही कुछ ऐसी वीडियो फुटेज भी वायरल हो रही हैं जो कि उस समय की है जब भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जवाबी कार्रवाई करी थी और उसी कार्रवाई में पाकिस्तानी फाइटर जेट्स क्रैश हुए थे। तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने कुछ वीडियोस बनाई थी जो कि अब सोशल मीडिया पर सामने आ चुकी हैं, जिसमें वहाँ के स्थानीय लोग ये क्लेम करते हुए दिख रहे हैं कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी ने वहाँ के सिविलियंस को उस एरिया में जाने के लिए रोका था जहाँ पे पाकिस्तानी जेट्स क्रैश हुए थे। और शुरू में पाकिस्तान क्लेम कर रहा था कि वो इंडियन जेट्स हैं, लेकिन वो एक्चुअल में पाकिस्तान के ही जेट्स थे और वो कौन से थे, क्या थे, तो वो अभी क्लियर नहीं है। वहीं इसके अलावा टर्किश एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी नूर खान एयरबेस पर लैंड हुआ है और संभावित रूप से उसमें मिलिट्री सप्लाईज ही हैं जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने राख कर दी थी। आज साउथ चाइना सी में चाइनीज वॉरशिप ने डायरेक्ट हिट स्कोर की है, लेकिन खुद की वॉरशिप को ठोककर। हुआ यह था कि साउथ चाइना सी के एक डिस्प्यूटेड रीजन स्कारबोरो शोल में फिलीपींस कोस्ट गार्ड वहां के मछुआरों को सहायता प्रदान कर रही थी। तब उस समय चाइनीज कोस्ट गार्ड ने फिलीपींस कोस्ट गार्ड की वॉरशिप को डराने के लिए उसके पास कुछ रिस्की मनूवर्स परफॉर्म किए, लेकिन चाइनीज वॉरशिप की परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन थी कि उसने अपनी खुद की ही दूसरी वॉरशिप के आगे टक्कर मार दी और जिससे उस दूसरी चाइनीज वॉरशिप के आगे का हिस्सा बुरी तरह से डैमेज हुआ है, जिसकी वीडियो फुटेज आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगी। और चाइना ने इस टकराव के बारे में कंफर्म करते हुए सिर्फ ये कहा कि जो फिलीपींस है वो जबरदस्ती चाइना के वाटर्स में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन चाइना ने इस बात को छुपा लिया है कि कैसे उनकी एक वॉरशिप ने दूसरी ही वॉरशिप को टक्कर मार दी थी। और अगर आप इस घटना की वीडियो देखेंगे तो आप ये भी नोटिस करेंगे कि फिलीपींस कोस्ट गार्ड ने कितनी प्रोफेशनल तरीके से कमाल के मनोवर्स करते हुए अपने को बचाया था। बाकी ये वही चाइना है जिसके पास नंबर्स के मामले में अभी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। हालांकि टेक्निकली चाइना की नेवी और चाइना की कोस्ट गार्ड दो अलग अलग फोर्सेस हैं, लेकिन जो चाइनीज कोस्ट गार्ड है वो किसी भी सिविलियन कोस्ट गार्ड की तरह नहीं है, बल्कि वो हैविली मिलिट्राइज कोस्ट गार्ड में आती है और जो कि चाइनीज नेवी के साथ बहुत ही क्लोजली काम करती है। और अगर ऐसे चलता रहा तो शायद साउथ चाइना सी में चीन को किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे अपने आप को डुबाने का काम ऑलरेडी खुद ही कर रहे हैं। और वैसे कमाल की बात तो यह है कि अभी तो कुछ ही दिन पहले इंडियन नेवी भी साउथ चाइना सी में एक्सरसाइज परफॉर्म करके आई है। हालांकि इंडियन नेवी और चाइनीज़ नेवी का तो ऐसा कोई आपस में आमना सामना नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इंडियन नेवी का ऑरा ही इतना है कि उसके सिर्फ एक बार आने के बाद से ही चाइनीज़ कोस्ट गार्ड जो कि अभी तक दादागिरी करते हुए दिख रही थी, अब वो खुद को ही डुबाते हुए दिख रहे हैं। तो जैसे कि अभी हाल ही में डीएसी ने इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए 87 मेल यूएवीज की खरीद वाले प्रस्ताव को भी मंजूरी दी थी, जो कि 30,000 करोड़ रुपीस तक की डील होने वाली है। तो अब इस मामले पर इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसे दो लोवेस्ट बिडर्स के बीच में स्प्लिट किया जाएगा 64-36 के रेशो में, यानी कि इन यूएवीज को बनाने के लिए दो अलग अलग प्रोडक्शन लाइन्स भी स्थापित होंगी। और जो यूएवीज लिए जाएंगे तो वो ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनासेंस मिशंस के अलावा
टारगेट्स पर प्रिसाइज स्ट्राइक्स करने में भी सक्षम होंगे, यानी कि वो आर्म्ड यूएवीज होने वाले हैं जिनके क्रिटिकल कंपोनेंट्स भारत में ही स्थानीय तौर पर मैन्युफैक्चर होंगे। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज भारतीय सेना की सर्विस में स्वदेशी तौर पर बनाए गए मैकेनिकल माइन फील्ड मार्किंग इक्विपमेंट मार्क 2 को औपचारिक रूप से इंडक्ट किया गया है। और ये जो माइन फील्ड मार्किंग इक्विपमेंट है इसे DRDO ने डिज़ाइन किया है और BEML ने मैन्युफैक्चर किया है, जो कि हमारे कोर ऑफ इंजीनियर्स की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ को महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाएगा। यानी कि ये एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से जो हमारे आर्मी ट्रूप्स हैं वो लैंड माइंस वाले एरियाज़ को बहुत ही तेज़ी से और सेफली मार्क कर सकेंगे, जबकि पहले ये जो काम है उसे सोल्जर्स वार्निंग साइंस को मैन्युअली पुट करके करते थे, लेकिन उससे हमेशा ही उनकी जान को खतरा बने रहता था। लेकिन अब इस मशीन से ये काम बहुत तेज़ी से और सेफली हो सकेगा। माइंस वाले एरियाज़ को लेकर जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल क्लियर रहेगा, हमें एग्जैक्टली पता होगा माइंस कहाँ पर हैं और कौन से एरियाज़ को अवॉइड करना है। और इस तरह की जो कैपेबिलिटी है ये वॉर के समय सबसे ज़्यादा काम आती है। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल में 20 और 21 अगस्त के लिए भारत ने नोटिफिकेशन जारी किया है और इस दौरान संभावित रूप से भारत अपनी मिसाइल का परीक्षण करेगा। और ये जो वार्निंग है ये 1500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अकाउंट्स के द्वारा फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, जिसमें एक वीडियो को काफ़ी वायरल किया जा रहा है, जिसके माध्यम से क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुछ इंडियन सोल्जर्स को पकड़ा है। तो आपको स्पष्ट कर दें कि जिस वीडियो के माध्यम से क्लेम किया जा रहा है तो वो असल में वीडियो 2022 की है और उसमें किसी भी इंडियन सोल्जर को कैप्चर नहीं किया गया है, जबकि ये तब की है जब 2022 में रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान इंडियन आर्मी के ट्रूप्स का पाकिस्तानी सिविलियंस के साथ बॉर्डर पर एक आमना सामना हुआ था और उस समय जो पाकिस्तानी सिविलियंस है वो पाकिस्तान के नारे लगाते हुए दिखे थे। लेकिन जो पाकिस्तान की मिलिट्री है वो अपने प्रोपेगेंडा विंग के माध्यम से अपने ही जाहिल जनता को इस वीडियो के माध्यम से पागल बनाने में लगी हुई है, जबकि इस वीडियो की एक्चुअल सच्चाई अगर उन्हें मालूम पड़ेगी तो वो सच में रो पड़ेंगे। खैर, इस पर हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, बस आप ये समझ लीजिए कि हमारी फोर्सेस ऐसे ऐसे कारनामे करते रहती हैं जिससे पाकिस्तान को बार बार याद दिला दिया जाता है कि उनके असली पिताजी कौन है। इसके अलावा हमारे एयरफोर्स चीफ की भी एक डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अकाउंट्स के द्वारा फैलाई जा रही है और वही वाली वीडियो जिसमें इंडियन एयरफोर्स चीफ ने इस बात का खुलासा किया था कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हवा में पाकिस्तानी कम से कम 6 एयरक्राफ्ट को गिराया गया है, जिनमें 5 फाइटर जेट्स हैं और एक एवैक्स एयरक्राफ्ट है। चलिए, बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2022 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सूबेदार राजेंद्र प्रसाद, राइफलमैन लक्ष्मणन डी, राइफलमैन मनोज कुमार और राइफलमैन निशांत मलिक ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1989 में पंजाब में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए हमारे ब्लैक कैट कमांडो रेंजर 1 रामचंद्र सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के दिन 2017 में जम्मू कश्मीर में ही अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही इलियाराजा पी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2024 में अनंतनाग में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक प्रवीण शर्मा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के टोटल कितने एयरबेसिस को तबाह किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।